लास्ट लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। उसमें हमने सीखा था कि सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था सिंपल सीरीज़ और पैरेलल वाले सर्किट्स में। उसके बाद हमने देखा था इनफाइनाइट रेजिस्टर वाले सर्किट्स। उसके बाद देखे थे हमने लैडर प्रॉब्लम्स देखे थे उसमें कि इनफाइनाइट एक लैडर बन जाती है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा सेगमेंट आया था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल कि ठीक है, उनमें इक्विवेलेंट जैसे डिज़ाइन वाले जो सर्किट आते थे उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे। अब तक के जितने भी सर्किट्स थे उसमें कैसे न कैसे करके कोई ना कोई रेजिस्टेंस या तो सीरीज़ में दिख जाता था या पैरेलल में दिख जाता था। तो उस सर्किट को सोल्व करते करते हम फाइनल आर इक्विवेलेंट निकाल लेते थे। अब जो हमारे पास सर्किट्स आते हैं उसमें चलो ऐसा सर्किट्स आए हैं जिसमें सीरीज़ और पैरेलल हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छा कोई सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्टेड ही नहीं है। तो उस टाइप के सर्किट्स कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे सर्किट्स में सबसे पहले जो सेगमेंट आता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर कोई भी सर्किट आपको ऐसे दिखाई दे तो ये ऐसे एक दिखाई देगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको व्हीटस्टोन बोलते हैं। ठीक है, जब भी 5 रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं तो उसको अगर ऐसे जोड़ के दिखाया जाएगा तो उसको हम व्हीटस्टोन बोलेंगे, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ठीक है, इन इस टाइप के सर्किट को सोल्व करते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन यही है कि ऐसे करके 5 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 और ये बीच में R5। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, हम क्या करते कि हम अज्यूम करते कि ठीक है ए पॉइंट के और बी पॉइंट के बीच में एक बैटरी अज्यूम करते। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके हमने एक मान लेते हैं कि ठीक है इनके अक्रॉस क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, और बैटरी का पोटेंशियल मैंने वी बोल दिया। हुआ क्या, इस बैटरी ने ये क्लोज एक सर्किट बनाया। ठीक है, क्लोज सर्किट में क्या हुआ, करंट फ्लो करना शुरू हो गया। चलो इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इस बैटरी की वजह से क्या हो गया कि ये पूरा एक सर्किट बना। तो इसका कुछ भी आर इक्विवेलेंट आया। तो बैटरी है, सर्किट में रेजिस्टेंस है, तो एक करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो इसमें से करंट ऐसे गया आई, ये करंट ऐसे जाएगा आई। अब क्या हुआ, करंट के पास दो पाथ आए, तो करंट यहाँ और यहाँ निकल गया। ठीक है, तो लेट से इसमें जो करंट फ्लो किया उसको हमने I1 बोल दिया और इसमें जो करंट फ्लो किया उसको I2 बोल दिया। ठीक है, ये करंट I1 ऐसे गया तो यहाँ और यहाँ बट जाएगा। तो ठीक है, ये करंट फिर से ऐसे करके दो पार्ट में बट गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, I2 आया, यहाँ से करंट इधर आया, ये दोनों करंट मिलके यहाँ पे फ्लो करने लग गए। तो देखो जब ये करंट यहाँ से ऐसे बटा तो ठीक है हम बोल सकते थे कि ये पैरेलल में है, लेकिन क्या हो गया कि करंट यहाँ पे फिर से बट गया। तो ऐसा है कि ठीक है, इसमें ये रेजिस्टेंस जैसे जो करंट इसमें गया उसमें इसमें और इसमें इन दोनों सेगमेंट में अलग अलग करंट गया। तो मतलब R1 और R3 ये सीरीज़ में नहीं है, R1 R5 भी सीरीज़ में नहीं है। ऐसे ही कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम नहीं है कि सिंस करंट मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस है, तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो इसका मतलब है R1 R2 पैरेलल में भी नहीं है। तो इस वाले टाइप के सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस ना सीरीज़ में ना पैरेलल में। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस टाइप के सर्किट को हमने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये सिंपल एक सर्किट है। ठीक है, अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में दो पार्ट आते हैं, इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं या दो कैटेगराइज में बांट सकते हैं। एक को कह सकते हैं कि इजी केस और एक को कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स केस। इजी केस में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बैलेंस होने का देखो क्या मतलब है कि जो ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये दो पार्ट में बटेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस वाले सेगमेंट में करंट गया ही नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ से जो भी करंट फ्लो करवाऊँ, इसको अगर मैंने बोल दिया I5, ठीक है, तो जो ये करंट गया I5 ये ज़ीरो हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं गया, मतलब I1 इधर आएगा, यहाँ कुछ भी करंट नहीं गया तो I1 ही इधर निकल जाएगा, I1। ऐसे ही ये I2 इधर आया, यहाँ से कोई भी करंट नहीं आया तो I2 ऐसे आके सीधा ऐसे निकल गया। मतलब इस वाले सेगमेंट में कौन सा करंट गया, I2। तो इस वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा हो जाए, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर मैं कोई भी रेजिस्टेंस जोड़ दूँ तो हो सकता है इस वाले सेगमेंट में करंट आए या इस वाले सेगमेंट में करंट ना आए। तो अगर करंट नहीं आएगा उस व्हीटस्टोन को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब क्या है कि करंट इन
रजिस्टर R5, ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला I5, ठीक है, इज़ 0, मतलब इस वाले रजिस्टर में करंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, I5 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर I5 0 है मतलब इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। कि चलो हम इसमें नाम देना शुरू करते हैं कि इस वाले पॉइंट को A कहा तो इस वाले पॉइंट को भी हमने A बोल दिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट को B तो इस वाले पॉइंट को भी हमने B बोल दिया। इसको हमने नाम दिया लेट्स से C, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया D, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि R5 में कोई भी करंट नहीं गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर करंट ज़ीरो है, रेजिस्टेंस है, करंट ज़ीरो है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब है पॉइंट, इसको इससे लिखते हैं, पॉइंट C एंड D हैव सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केसेस हो गए, तो उसी वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो हमें अब इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। तो चलो हम इसके कि ये कंडीशन बैलेंस हो जाए, ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए, तो उसका कंडीशन क्या आता है कि R1 R2 R3 R4 और R5 को कितना रखा जाए कि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो हम करते हैं डिराइव दी कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। चलो इसकी कंडीशन को हम डिराइव करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि एक ये रजिस्टर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ठीक, तो ऐसे करके ये जुड़ा हुआ है। इसको हमने R1 बोला, इसको R3 R4 R2 और ये R5, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा कि ठीक है, इसके चारों तरफ, इसके इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, V वोल्ट की। तो हम बात करते हैं कि देखो, हमने कहा इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो है, तो ये बैटरी है तो ये V हो गया, ये ज़ीरो, यहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो प्लेन वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ये ज़ीरो है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो होगा, मतलब इसका भी पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ऐसे ये V है तो ये भी सेम पोटेंशियल V, ये भी V, ठीक है। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब इसमें जो भी करंट जाएगा वो ज़ीरो जाएगा। तो इसमें करंट मान लो निकल गया I1, ठीक है, यहाँ से करंट I गया तो I करंट फ्लो करके I1 इसमें से चले गया, ठीक है। इसमें कोई करंट नहीं गया तो यहाँ पे कितना हो गया, ये I1 ही चला गया। ऐसे ही इस वाले सेगमेंट में करंट I2 गया, इसमें कुछ भी करंट नहीं आया तो I2 ऐसे आया और ऐसे निकल गया, तो ये करंट हो गया I2, ठीक है। A पॉइंट का पोटेंशियल V हो गया, A पॉइंट का पोटेंशियल V हो गया, B पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो हमने मान लिया। ये पॉइंट C और D थे, अगर इसमें करंट ज़ीरो गया तो C और D का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो हम अज्यूम करते हैं लेट पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट D, ये तो हमेशा बराबर ही है क्योंकि कंडीशन ही यही है कि I5 कितना है, ज़ीरो है। तो I5 ज़ीरो होने का मतलब है ठीक है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो हमने इसको x मान लिया। तो C पॉइंट का पोटेंशियल हमने कहा x है और ये D पॉइंट का पोटेंशियल भी x है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। चलो, तो हम इसके अंदर काम करते हैं कि हम I1 लिखते हैं फिर I2 लिखेंगे। हम यहाँ से I1 लिखते हैं और यहाँ से हम I2 लिखते हैं। तो हमने लिखा कि I1 इज इक्वल टू, देखो I1 का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो I1 यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल है, तो इसको हमने कहा V माइनस एक्स डिवाइड बाय R1, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ से I2 लिखा, ठीक है, I2 हमने लिखा यहाँ से, तो I2 में मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V माइनस एक्स,
डिवाइड बाई रेजिस्टेंस हो गया R2। ठीक है, हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया I1 बाई I2 इज इक्वल टू, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा या I2 बाई I1 लिख लेते हैं, I2 बाई I1, इसमें से इसको जब डिवाइड करोगे तो I2 बाई I1 आ जाएगा R1 बाई R2, V माइनस एक्स से V माइनस एक्स कट गया। अच्छा, दूसरा इसमें देखो, इसमें से भी हम I1 लिख सकते हैं, तो I1 आया x माइनस 0 बाई R3, ठीक है, और इसमें I2 आ गया x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R4। इसमें भी I2 बाई I1 हमने किया, तो I2 बाई I1 जब हमने निकाला तो देखो x माइनस 0 से x माइनस 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, ये आया I3 बाई R4। अब देखो I2 बाई I1 R1 बाई R2 के इक्वल है, I2 बाई I1 R3 बाई R4 के इक्वल है, तो इसको मैंने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इन दोनों को जब इक्वेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, I2 बाई I1 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो ठीक है, इससे हमें एक ये कंडीशन फाइंड आउट हो गई। इसका मतलब है देयरफॉर R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई। कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम शॉर्ट फॉर्म में WS भी बोलते हैं। तो ये हो गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आप ये बोल सकते हो R1 बाई R2 शुड बी इक्वल टू R3 बाई R4। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, R1 इंटू R4, अगर इसमें इसको इधर लेके जाएंगे तो ये जो कंडीशन बन जाएगी वो ऐसा बन जाएगा, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ क्रॉस में। ठीक है, तो चाहे ये ऊपर वाला याद कर लो चाहे नीचे वाला याद कर लो। तो मैं ऐसे याद करता हूँ R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, 0। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस हो गई। तो देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि 5 रेजिस्टेंस थे, 5 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े थे, ना तो कोई सीरीज़ में था ना कोई पैरेलल में था। तो हमने क्या किया, उसमें एक कंडीशन फाइंड आउट की कि हमने R1 R2 R3 R4 ऐसे सेट कर दिए कि करंट इन R5 इज़ 0। तो इस वाली चीज़ को बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। 5 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं कि, लेकिन ये कभी बैलेंस्ड होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा। तो उसमें हमने पहला केस पढ़ा है, केस 1, और जो इजी केस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब हमने इसको डेराइव किया इक्वेशन, तो हमने क्या किया कि जब इसमें करंट 0 गया, यहाँ दिखाते हैं, इसमें जब करंट 0 गया तो मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। तो मैंने इस वाले पॉइंट को C बोला था और इस वाले पॉइंट को D बोला था कि जब I5 0 होगा तो C और D का पोटेंशियल सेम होगा। तो हमने यहाँ से I1 निकाला, ऐसे I2 निकाला, इसमें से I2 निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया। ऐसे इसमें I1 निकाला, इसमें से I2 निकाला और इन दोनों को डिवाइड कर दिया। फिर दोनों इक्वेशन से हमने देखा कि भाई I2 बाई I1 दोनों को इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, ओवरऑल R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। अगर ऐसा हो जाए तो इसमें करंट हो जाएगा 0। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ठीक है, हमने इसको सोल्व किया। इसमें देखो कुछ कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि हर 5 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बोलते। ठीक है, उसमें देखो होता क्या है कि इसमें देखने वाली बात यह है कि इसको हमने बोला R5 और A और B ये दोनों क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें एक तो चीज़ ये होनी चाहिए कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे तो किसी भी चीज़ को व्हीटस्टोन ब्रिज कब बोला जाता है, सबसे पहले तो उसमें कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए, 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए, 5 रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, 5 रेजिस्टेंस होने के बाद, ठीक है, उसमें क्या है कि
जो ए और बी पॉइंट है और सी और डी पॉइंट है, मतलब अगर ए बी पॉइंट ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, और सी डी पॉइंट ऐसे है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, क्रॉस कनेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए और बी जो पॉइंट है वो बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं और सी और डी पॉइंट R5 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मुझे लिखना चाहिए कि ए बी का मतलब क्या हो गया, कि ए बी का मतलब हो गया बैटरी, ठीक है, एंड जो सी डी पॉइंट है, और सी डी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, R5 रजिस्टर को, R5, ठीक है। दिस शुड बी कनेक्टेड इन क्रॉस, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए कि दिस शुड बी इन क्रॉस कनेक्शन, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सी और ए पॉइंट एक ही हो जाए, कि अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट है तो R5 ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे में ऐसे क्रॉस में कनेक्शन में आने चाहिए। उस चीज़ को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। वो बैलेंस होगा नहीं होगा, वो इस वाली कंडीशन पर डिपेंड करता है। चलो अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस हो गया, ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड की बात करेंगे। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इजी इसकी बात करेंगे, तो ये इजी केस है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हमें अब इसका क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा ये बीच वाला रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं इसको ए और इसको बी, कि ठीक है ए और बी की बैटरी ऐसे कनेक्ट किया, और जो R5 है ये ऐसे कनेक्ट किया R5, इसको हमने कहा R1, ये R2, ये R3, ये R4, सॉरी ये हो गया था हमारा पिछले वाले केस के हिसाब से करते हैं, और ये हो गया R4। कह तो कुछ भी सकते हैं, नंबर्स कुछ भी दे सकते हैं इनको, ठीक है, लेकिन पिछले वाले केस के हिसाब से इसको रखते हैं, ठीक है। कि मान लो ऐसा है और ऐसा गिवन है, कि हमें ऐसा गिवन है कि हमने कहा कि R1 R2 R3 R4 ऐसे सेट किए कि ये हो गया, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि कंडीशन हमने लगा दी, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो हमने कंडीशन लगा दी है, हमने कहा कि भाई ठीक है कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। या फिर हम क्रॉस में याद करते हैं R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, कुछ ऐसा हो गया। तो हुआ क्या, तो हमने ये बोल दिया कि करंट इन R5 शुड बी ज़ीरो। इसका मतलब है दैट इज़ करंट इन रजिस्टर R5 इज़ ज़ीरो, ठीक है। चलो मान लो अब ऐसा हो गया कि ये हो गया I5, ठीक है, और I5 जो करंट गया वो कितना गया, ज़ीरो चला गया। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब इसको सोल्व करने के देखो दो मेथड है, तो इसमें चलो हम बात करते हैं कि फर्स्ट मेथड की। मेथड वन, ठीक है। मेथड वन क्या कहता है कि जो ये बीच वाला रजिस्टर है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि ठीक है I5 तो ज़ीरो हो गया, तो इस वाले पॉइंट को हमने C बोला और इस वाले पॉइंट को हमने D बोला। इसका मतलब है, चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि C एंड D हैव सेम पोटेंशियल। तो देखो इस बात के लिए एक अलग मेथड हो सकता है और इस वाली बात के लिए एक अलग मेथड हो सकता है, इसलिए दोनों बातें लिख देते हैं। कि मेथड वन क्या कहता है, मेथड वन कहता है कि अगर इसमें करंट जा ही नहीं रहा, तो अगर इसमें करंट ही नहीं जा रहा, मतलब ये रेजिस्टेंस चाहिए कुछ भी हो सकता है, ये 10 ओम हो, 20 ओम हो, 30 ओम हो, जब इसमें करंट ही नहीं जा रहा तो ये वाला रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा है, तो आप R5 को हटा सकते हो। तो मेथड वन कहता है रिमूव रेजिस्टेंस R5 एंड सॉल्व द सर्किट।
ठीक है, देखो कि अगर मैंने R5 को हटा दिया तो देखो ये हुआ क्या कि ये हो गया हमारे पास A, ये ऐसे ये वाला R5 मैंने हटा दिया तो ये ऐसे बच गया, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये पॉइंट हो गया B। ये हो गया देखो R3, ये हो गया R1, R2 और ये R4। अब ये सिंपल दिख रहा है कि R1 और R3 दोनों सीरीज़ में हो गए, R2 R4 ये दोनों सीरीज़ में हो गए, और ये वाला कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में हो गया। तो R अक्रॉस ए बी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R अक्रॉस ए बी विल बी R1 R3 सीरीज़ में हो गए तो ये हो जाएगा R1 प्लस R3। ठीक है, R2 R4 भी सीरीज़ में हो गए, R2 प्लस R4। और ये पूरा सेक्शन, ये और ये पूरा सेक्शन आपस में पैरेलल में हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दे आर इन पैरेलल। तो ठीक है, इसको इसका और इसका पैरेलल देखो कैसा आएगा कि आर ए बी विल बी, ठीक है, इस पूरे को हम कह देते हैं R1, इस पूरे को कह देते हैं R2, और R1 और R2 का पैरेलल होता था R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये हमने लिखा R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R4 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, जब सम लिखते थे पूरा तो R1 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R4। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक, तो ये था हमारा मेथड वन। मेथड वन इस वाली बात के ऊपर था। मेथड वन कहता था करंट इन R5 इज़ ज़ीरो। तो इस वाली बात पे कि अगर इसमें करंट ही नहीं जा रहा, इस वाले सेगमेंट में करंट ही नहीं जा रहा, तो इस वाले पॉइंट को या इस वाले रजिस्टर को हटा दो। तो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में और ये आपस में पैरेलल में। ठीक है, मेथड टू है, ठीक है, मेथड टू इस वाली बात के ऊपर ओबे करता है कि ये कहता है कि सी और डी का इक्वल पोटेंशियल है। तो मतलब एक प्लेन वायर जो होती है, प्लेन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब है जो R5 है, R5 बिहेव्स एज प्लेन वायर। ठीक है, कि सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो आप क्या करो, आप ये कर सकते हो, रिप्लेस R5 बाय प्लेन वायर एंड सॉल्व दी सर्किट। कि आप R5 को हटाओ, उसकी जगह एक प्लेन वायर लगाओ। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए, ठीक, ये पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, एक प्लेन वायर लगाया। ये R1 R3 R4 और ये R2। अच्छा, ये वाला सेगमेंट कैसा बनेगा, ये वाला सेगमेंट ऐसे बनेगा कि R1 और R2 ये दोनों आपस में आ गए पैरेलल, ये दोनों भी आपस में पैरेलल, और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज़ में। ठीक है, तो इसका अगर मैं ऐसे लिखूँ, R अक्रॉस ए बी विल बी कि R1 इज़ पैरेलल विद R2। ठीक है, ये हो गया, और R3 और R4 ये भी पैरेलल में हो गए। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, R3 पैरेलल विद R4। ठीक है, और ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो गए, तो मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन लगाए, सीरीज़ वाला। ठीक, तो देखो R1 R2 का पैरेलल हो गया, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, R3 R4 का पैरेलल हो गया, R3 इंटू R4 डिवाइड बाय R3 प्लस R4, और ये दोनों आपस में हो गए सीरीज़ में। तो ये हो गया R अक्रॉस ए बी। ठीक, तो चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मेथड वन यूज़ करो या मेथड टू यूज़ करो, दोनों से आंसर सेम आता है।
जैसा आपको ईजी लगे तो उसमें आप कर लेना। ठीक है, अब देखो इसमें बात ये है कि हमें ये वाले दोनों फॉर्मूलेज याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बड़े वाले फॉर्मूलेज हम याद करेंगे, सिंपल सा हमें तो सीरीज़ पैरेलल करना आता है। आप इसमें देखो दो मेथड, जो ओवरऑल एक बात है, वो ओवरऑल बात ये है कि या तो आप क्या करो कि बीच वाले रजिस्टर को हटा दो, इसको हटा दोगे तो ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, ये सीरीज़ में आ जाएंगे, ये पैरेलल में आ जाएंगे, आप सीरीज़ पैरेलल कर लेना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको हटा के एक प्लेन वायर लगाऊंगा तो ये दोनों पैरेलल सोल्व कर लो, ये पैरेलल सोल्व कर लो और आपस में ये सीरीज़ सोल्व कर लो। तो ये वाले दोनों फॉर्मूलेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी।